जय हिंद, सबको जोहार सारे पाठशाला की ओर से। और जो है आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोगों को जो कमेंट आ रहा है पढ़ के हमको भी मज़ा आ रहा है। दोस्तों, आप झारखंड के किस कोने से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इससे हम जान पाएंगे कि किन किन लोगों से हम जुड़ पा रहे हैं, कहाँ कहाँ के जो है स्टूडेंट हैं उनसे हम जुड़ पा रहे हैं। और इतना कम टाइम में प्यार देने के लिए ना आप सबको मेरे ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरह का आंसर राइटिंग का सेशन चल रहा था तो हम लोग जो है हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, फिर कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री। फिर जो है ज्योग्राफी का सेशन हम लोग चल रहा है अभी। और ये हम लोग स्टार्ट किए हैं छठा जेपीएससी का PYQ से, प्रीवियस क्वेश्चन से। तो इसका पूरा सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हिस्ट्री वाला 4 क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग। बहुत सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं, तो जो नए हैं आप भी नोट्स बनाते चलिए, ताकि क्या होगा ना, एक टाइम धीरे धीरे क्या होगा, नोट्स बन जाएगा आपका, तो फिर आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके थे, फिर दूसरा देख चुके थे। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का साधारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। उससे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपको 1 मिनट में हम रिवीजन करवाते हैं। 1 मिनट लगेगा 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने में, आपका रिवीजन हो जाएगा और 10 क्वेश्चन आपको अच्छा से याद भी हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यह स्थापित किया गया कि, या किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आंसर आप लोग को बोलना है कोपरनिकस 1547 में। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग मन में ही आंसर बोल दीजिएगा। आर्द्रता परिणाम है, किसका परिणाम है आर्द्रता? तो आपका इवापोरेशन का, वाष्पीकरण का आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? प्रदेश नहीं, प्रदेश में पाई जाती है, कास्ट प्रदेश पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका? सिंक हॉल हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत किस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडारक है? तो इसका आंसर जानते होंगे आप लोग, मैग्नीज है। अगला जो है, भारत में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक जमाव कहाँ है? तो ऐसे तमिलनाडु कर्नाटका में है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं तो क्या मारिएगा? तो आप मारिएगा आंध्र प्रदेश। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा बृहद विभाजक या जानकीय विभाजक के नाम से जाना था? कौन सा जनगणना वर्ष? 1921। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारत की जनसंख्या अभी तक किस वर्ष में, 1911 में, 21 में, 31 में, 41 में, 51 में, 71 में, 61 में, 81 में, 91 में, आपका 2001 में, 2011 में, यानी किस वर्ष जो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी है परसेंटेज वाइज? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारत की जनसंख्या किस वर्ष सबसे अधिक बढ़ी है, किस दशकीय वर्ष में सबसे अधिक बढ़ी है। अगला, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जानते होंगे नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जानते होंगे आप लोग, बूढ़ाघाट या रोदाघाट, 143 मीटर है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ विशाल चट्टाने कहाँ पे है? तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में है। यहीं पे आपका चना की खेती की जाती है, कहाँ पे? काली मिट्टी में। तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, दूसरा भी हम लोग देख चुके थे, आज पढ़ेंगे तीसरा। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का साधारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये कहाँ पे है? आपको हमेशा जो है हम बार बार बोलते हैं, सिलेबस अपने पास रखिए, सिलेबस के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। और देखिए, ये जो है ना, आपका जाइएगा ज्योग्राफी का सेक्शन बी आपको दिख रहा होगा, भारत का भौतिक और मानव भूगोल। इसमें आप जाइएगा तो देखिएगा लेसन नंबर आपको मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं 19वां लेसन है ना, 19वां नंबर लेसन में है। बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण और नगरीय आकार की नगरीय बस्तियों के कार्यात्मक वर्गीकरण। अब भारत में यहाँ देख रहे हैं, यहीं पे है आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, भारत में तीव्र नगरीकरण का साधारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा है, नगरीकरण वाला, समझा रहा ना? तो इस तरह आप अपने पास सिलेबस जरूर रखिएगा, ताकि जो है आप समझ पाए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या वीवीआई टॉपिक है। और हम आपको बोले हैं कि जब एग्जाम आपका होगा उससे पहले, जैसे ही डेट देगा मेंस का, हम आपको पूरा वीवीआई टॉपिक बता देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या रेडी करके जाना है। तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का तीव्र नगरीकरण का साधारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। यही क्वेश्चन है 6 जेपीएससी PYQ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सेक्शन बी। स्वतंत्रता के बाद तीव्र नगरीकरण का साधारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग पढ़ेंगे, पूरा NCERT से लिया गया है क्वेश्चन। हम बार बार बोलते हैं, माजिद सेंसर का बुक है, उससे लिया गया है। तीसरा जो है आपका NCERT बेस्ड
बरनवाल सर की जो किताब है, ये 3 किताब जो है वहाँ से लिया गया कंटेंट, और बहुत सारा जो है यूपीएससी का जो आंसर राइटिंग होता है वहाँ से हम कंटेंट को जुगाड़ किए हैं दोस्तों। तो देखिए इसको ना हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर ना करंट अफेयर्स का डेटा कुछ डाल दिया गया है, फिर नगरीकरण का कारण क्या है जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो है आपका एक इंडिया का डायग्राम, हमेशा बार बार हम बोल रहे हैं बच्चा लोग को जो नए हैं भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडिया का मैप और झारखंड का मैप 2 मिनट में बनाना सीख जाइए आप। जितना जल्दी आप बनाइएगा उतना बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया आपको नहीं बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि आप समझ जाएं और समझा दें। तो यहाँ पे हो गया काम आपका। और निष्कर्ष आपका कंक्लूजन लास्ट में है, जो पूरा जो है आंसर राइटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है यहाँ पे निष्कर्ष में। तो आप जो है क्वेश्चन में समझिएगा भूमिका और परिचय पहला, दूसरा नंबर में करंट फैक्ट है, तीसरा नंबर में नगरीकरण का कारण क्या है, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर में इंडिया का मैप डायग्राम के साथ, और 5वां नंबर में होगा निष्कर्ष। पूरा फ्रेमिंग करके आंसर को सजा के आपके बीच लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो नए बच्चे हैं भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें, और जितना हो सकता है दोस्तों झारखंड में इसको बांटने का प्रयास कीजिए, फैलाने का प्रयास कीजिए, हमको उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो जेन्युइन सपना देखते हैं, और जो सपना तो देख रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी के अभाव से या रीजन कुछ भी और भी हो, उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उनका कंडीशन बहुत बुरा है। तो दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिनको जेन्युइन ज़रूरत है। क्योंकि हम भी जब स्टार्टिंग में तैयारी किए थे ना, तो ना हमको नोट्स मिल पा रहा था हिंदी मीडियम का, ना कंटेंट मिल पा रहा था, ना मार्केट में जो जेपीसी के नाम से बुक्स मिलती है, जो आप देख रहे होंगे मिलती होगी बहुत सारी किताबें, वो किताबें जो है हम लोग को बरगलाने के अलावा या लूटने के अलावा और कुछ काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अभाव तो था, तो उन अभावों को दूर करने के लिए भाई एक मेरा प्रयास है। तो इस प्रयास में आप सब जितना हमसे जुड़ पाते हैं, जितना हमको प्यार दे पाते हैं दीजिए, जितना लोगों तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि हर एक काम का ना एक अपना अपना रीजन होता है। मेरा एक ही मकसद है कि उन गरीब बच्चों तक, उन लोगों तक, या जहाँ भी हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, यदि आपके पास कंटेंट का अभाव है, यदि आपको दिक्कत है, तो हम आपका दिक्कत परेशानी को दूर करेंगे। बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, हमको एक ही चीज़ चाहिए, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आप सबकी दुआएं। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। जब बाद में क्या होगा नहीं होगा कोई कुछ नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग मज़ा ले रहे हैं आंसर राइटिंग का, इसका मज़ा लीजिए। कंटिन्यू बेसिस पे आपको एक वीडियो डालने का हम प्रयास करेंगे। हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि जब एग्जाम रहेगा हम 2 वीडियो डाल देंगे। अभी एग्जाम नहीं है, हम 1 वीडियो आपको डाल रहे हैं। आप लोग एक काम कीजिए, एक मेरा आंसर राइटिंग कीजिए और एक अपने से ना खुद का एक क्वेश्चन निकालिए, चाहे प्रीवियस का निकालिए या हो सके मॉडल का ले लीजिए ना, हम तो प्रीवियस करा ही रहे हैं। आप एक मॉडल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज कीजिए और अपने से आंसर राइटिंग कीजिए। 2-2 क्वेश्चन डेली लिखिए और एग्जाम के टाइम में 4-4 क्वेश्चन। आपका हाथ चलना चाहिए भाई। ये आप देख रहे हैं ना उंगली, हम जब मेंस का तैयारी कर रहा था ना, तो मेरा यहाँ से ब्लड निकलता था भाई। ये आप उंगली देख रहे होंगे ना, यहाँ से मेरा ब्लड निकलता था, खून निकलता था, इतना हम लिख चुके थे। अभी आपको तो प्लेन दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है ना, अभी भी हम 10-15 पेज डेली लिखते हैं, कम से कम 15 से 16 पेज एवरी डे लिखते हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली लिखते हैं। अब समझिए कि हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लिए, जबकि हमको मैथ्स लिखना नहीं है, सिर्फ आपको लिखवाना है। आपके लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कितना लिखना पड़ेगा। जिस दिन आपके यहाँ से खून निकलने लगे ना, आप समझ जाइए कि सही जोन में जा रहे हैं। तो इस तरह को काम करना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबका जोहार, सबका अभिनंदन। स्वतंत्रता के बाद तीव्र नगरीकरण का साकारण विवरण प्रस्तुत करें, यही क्वेश्चन था। इसमें भूमिका परिचय हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नगरीकरण किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, नगरीकरण क्या है, किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का घोतक है। कोई भी ना देश आगे कब बढ़ा है, जब वो देश गांव से बदल के नगर में बना है। अब देखिए गांव आज भी गांव है, नगर या शहर जो है ज़्यादा बढ़ गया। रीजन क्या है कि गांव, सबका स्रोत गांव है, गांव से ही सब आगे बढ़ा है। आज अमेरिका ही बहुत बड़ा कंट्री है, दिल्ली भी आप देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई जितना चीज़ आप देख रहे हैं, बड़ा बड़ा सिटी, तो वो सब पहले क्या रहा होगा, पहले गाँव ही तो रहा होगा। तो नगरीकरण किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का क्या है, तो घोतक है। भारत में नगरों की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मध्यकालीन नगरों तक रही है। क्या है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या कि लिंकअप कर दे सिंधु घाटी सभ्यता से, कि भारत में नगरों की परंपरा शुरुआत कहाँ से हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता। आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और ऋग्वैदिक जो है ग्रामीण थी, तो आपको वहाँ से लिंकअप कर देना है। भारत में नगरों की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मध्यकालीन नगरों तक रही है, किंतु 1947 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरीकरण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व तीव्रता देखने को मिलती है। जैसे भारत आज़ाद होता है उसके बाद नगरीकरण का परिवर्तन की प्रक्रिया जो है बहुत तेज हो जाती है। नियोजित विकास, औद्योगिकरण, प्रशासनिक विस्तार, सेवा क्षेत्र का विकास आदि सभी
कारकों ने मिलकर भारत को एक तीव्र गति से नगरीकृत राष्ट्र की ओर अग्रसर किया। क्या है आपका, देखिए इंट्रोडक्शन में हम बार बार बोलते हैं इंट्रोडक्शन जो है किसी भी दुल्हन की माथे की बिंदिया है। यदि बिंदिया आपका अच्छा है ना, लाल साड़ी में लाल बिंदिया ही अच्छा लगता है, आप काला लगाइएगा तो आपको अलग दिखेगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भाई लिखना है परिचय इंट्रोडक्शन। नगरीकरण किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का द्योतक है। भारत में नगरों की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मध्यकालीन नगरों तक रही है, किंतु 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरीकरण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व तीव्रता देखने को मिलती है। नियोजित विकास, औद्योगिकरण, प्रशासनिक विस्तार, सेवा क्षेत्र का विकास आदि सभी कारकों ने मिलकर भारत को एक तीव्र गति से नगरीकृत राष्ट्र की ओर अग्रसर किया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना फैक्ट, ये फैक्ट है करंट, ये बहुत कोई लिखता नहीं, बहुत कोई क्या करेगा सब लिखेगा, लेकिन ये जो है ना डेटा को नहीं लिखता। डेटा आप लिखिए, जहाँ जरूरत है डेटा को वहाँ डालिए, अपना मन से मत डालिए, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार डेटा डालिए। जैसे यहाँ देखिए भारत की शहरी जनसंख्या, अब 1947 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1947 के बारे में पूछा है। तो 1947 में भारत की जो है शहरी जनसंख्या 16 से 17% थी। फिर 1991 में क्या हो गया, 27 से 78% हो गया। फिर क्या हो गया, 2011 में 31 से 1.6% हो गया। और 2026 में जो अभी जो डेटा है यूएनओ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या कितनी होगी, 37.6%। देख रहे हैं ये पूरा जो डेटा है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखा गया और बहुत कम भी नहीं लिखा गया। ये जहाँ डेटा आपका देख लिया ना तो समझ जाइए कि आपका नंबर ना 3-4 नंबर जो है आप इस तरह करके लिखिएगा ना तो आपको 3-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि डेटा को लिखेगा नहीं। और डेटा आपको लिखना है, हमेशा जहाँ डेटा का जरूरत है वहाँ डालना है डेटा। जैसे क्या होगा, 1947 में भारत की आपका शहरी आबादी कितना था, 16-17%। 1991 में 27.78%। अब देखिए आपको 7-8 याद नहीं है ना, तो 27.78 है, यानी कि ये क्या 28 के आसपास है, तो आप लिख दे 28, 27 से 28 के आसपास, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। 2011 में 31.16% और 2026 में 37.6% यूएनओ के अनुसार। अब ये लिख दिया गया, आप ये लिख दीजिएगा, यानी एग्जामिनर जान जाएगा कि जो लड़का जो लिखा है, जो कैंडिडेट जो लिखा है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो लिखा है भाई इसके अंदर नॉलेज बहुत है। अब देखिए क्या ना, बार बार हम लड़का लड़का बोलते हैं, तो एक लड़की हमको पर्सनली कमेंट की व्हाट्सअप में कि सर बार बार लड़का बोलते हैं तो क्या लड़की लोग तैयारी नहीं करती है। भाई देखो हम लड़का हैं इसलिए मेरा मुंह से लड़का निकल जाता है और मेरे जो है ना थोड़ा सा निकल जाता है, तो हम सुधारेंगे, अगला बार लड़का नहीं बोलेंगे, लड़की भी नहीं बोलेंगे, हम कैंडिडेट बोलेंगे भाई, तो आप लोग जो गुस्साना नहीं है। चलिए, तो 1947 में क्या 16-17%, 1991 में 27 से 7% 2011 में 31.16% और 2026 में 37.6%, ये यूएनओ के अनुसार। तो आपका डेटा भी यहाँ पे क्या होगा, फिट हो गया आंसर राइटिंग में। अब आ जाइए आगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र नगरीकरण का कारण, क्या क्या कारण था, अभी कारण को हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ ना हम लिखे हैं लगभग आपका 8 कारण। अब 4-5 कारण में लिखिए, 6 कारण लिखिए, 6 आपका आइडियल होता है, हम 8 इसलिए लिख दिया ना कि आपको यदि 6 लिख दीजिएगा, अब 8 लिखे 6 आपको याद हो जाएगा। तुम ज़्यादा मटेरियल डालने के इसलिए प्रयास करते हैं ना, ताकि आप लोग के पास मटेरियल रहे, आप उसका यूज करें। आप 10 रोटी खा रहे हैं, हम आपको 12 रोटी दे रहे हैं, अब 10 ही खाइए ना भाई, क्या दिक्कत है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। हम 10 देंगे और आपको 12 खाने का मन करेगा तो आपके पास टाइम बच गया तो आप क्या कीजिएगा। इसलिए हम कंटेंट को थोड़ा ना 500-600 वर्ड को हम 600-650 वर्ड में लिखने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा रहे औरों कंपेयर में। यदि एग्जाम हॉल में भूल भी गए ना तो कंटेंट आपके पास रहेगा तो याद करके मार दीजिएगा, इसलिए हम आपको कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र नगरीकरण के कारण क्या क्या कारण है, तो औद्योगिकरण और आर्थिक विकास। पहला कारण क्या है, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास। दूसरा में क्या है, ग्रामीण नगरीय परिवर्तन। तीसरा में क्या है, प्रशासनिक और राजनीतिक कारण। चौथा नंबर में आप देख पा रहे होंगे परिवहन और संचार सुविधाओं का विकास। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्रीकरण। अगला है सेवा क्षेत्र का विस्तार और वैश्वीकरण और विदेशी निवेश। और अंतिम में है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या क्या बोले, फिर से आप याद कर लीजिए, बोलते चलिए, जब जब हम बोलेंगे आप रिपीट करते चलिए, आपका क्लास चलते चलते आपका 50-60% तैयारी हो जाना चाहिए। औद्योगिकरण और आर्थिक विकास पहला है, ग्रामीण नगरीय परिवर्तन दूसरा है, प्रशासनिक और राजनीतिक कारण तीसरा है, चौथा है परिवहन और संचार सुविधाओं का विकास। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्रीकरण। और अगला है सेवा क्षेत्र का विस्तार और वैश्वीकरण और विदेशी निवेश और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। ये सब आपका पॉइंट है। अब इन सब पॉइंट को हम लोग डील करेंगे, लेकिन कहानी की तरह फैक्ट बाय फैक्ट हम लोग इसको डील करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास, ये आपका पॉइंट है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पंचवर्ष योजना के माध्यम से औद्योगिक विकास की प्राथमिकता दी। अब जैसे भारत जो है फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है, तो 1951 में जानते होंगे पहला पंचवर्ष योजना आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह करके ना आपको बताना है कि अंतिम जो है आपका क्या था पंचवर्ष योजना और नीति आयोग का स्थापना कब होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने
पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। कई इस्पात संयंत्र जानते होंगे, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो सब क्या है, इस्पात संयंत्र है। भारी उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग की स्थापना की गई। अब कई इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, भारी उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग की स्थापना की गई। उसके बाद जो होता है ना, इससे क्या हो गया कि आपका जैसे जहाँ भी इंडस्ट्री है, देखिए भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, बोकारो है, जहाँ भी कोई भी इंडस्ट्री है, अब देखिएगा जहाँ भारी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, रसायन उद्योग है, कहाँ जहाँ भी आपको इंडस्ट्री मिलेगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा, तो आपका पॉपुलेशन यानी नगरीय जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगा। तो नगरीकरण के विकास में कहीं ना कहीं औद्योगिकरण का रोल बहुत ज़्यादा है, पहला रोल इसी का है। तो यहाँ आपका पॉइंट जो है खत्म हो गया। दूसरा है ग्रामीण नगरीय प्रवासन, माना ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर लोगों का जाना। क्या रीजन है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। अब ग्रामीण से लोग नगर की ओर क्यों प्रस्थान किए, अभी भी लोग क्यों जाते हैं? क्या कि गांव में काम कम मिल पाता है, यानी लोग कृषि पर अत्यधिक निर्भर है उस वक्त। अभी तो कृषि भी नहीं हो रहा है हमारे यहाँ झारखंड में। भूमि का विखंडन दूसरा हो जाएगा। तीसरा बेरोजगारी और अल्प बेरोजगार, और चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हम लोग यहाँ कमी क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, मतलब लोग जो है खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं होगा तो लोग जो है अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। भूमि का विखंडन, हमारे यहाँ जोत का जो आकार है बहुत छोटा है, आपका डिवाइडेड है। हमारे एक तो पहाड़ी इलाका में भी क्या है कि छोटे छोटे खेत है, छोटे छोटे खेत में क्या होगा कि खेती नहीं हो पाएगा बढ़िया से। बेरोजगारी और अल्प रोजगार, लोग बेरोजगार हैं या छोटे मोटे जो खेती बाड़ी करके जिंदगी गुजार रहे हैं तो अल्प रोजगार है। और अगला क्या? प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और सूखा का। झारखंड बाढ़ तो उतना नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन झारखंड का नहीं है, ये झारखंड एक क्वेश्चन का इंडिया का है। तो आप इंडिया की बात कीजिएगा तो इंडिया में बाढ़ और सूखा आता है। अब इंडिया की बात कीजिएगा तो लोग बेरोजगार हैं, अल्प रोजगार है, भूमि का विखंडन भी है, कृषि का अत्यधिक निर्भरता भी है। तो क्वेश्चन यहाँ इंडिया का है, झारखंड का नहीं है। भले हम लोग झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कहाँ का है? इंडिया का है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भूमि का विखंडन, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, और प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और सूखा। समस्याएं मौजूद है। अब देखिए समस्या को कितना बढ़िया से डिफाइन कर दिया गया। अब इसको कहानी की तरह लिखते हैं तो जो पढ़ना पड़ता है उनको, जो एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा आपका, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देख लिया कि हाँ भाई ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, उनको दिखना चाहिए। आप किसी से प्यार कर रहे हैं ना भाई, चाहे लड़का हो लड़की हो, प्यार दिखना चाहिए। आप नहीं दिखा रहे हैं यानी वो किसी और के साथ भाग जाएगी या भाग जाएगा। तो यहाँ समस्या यही है, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपके पास कंटेंट है तो आपको दिखाना है कि हमको पता है, तो पता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाने के लिए आपको इस फॉर्म में आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, फ्रेमिंग करना पड़ेगा, तभी होगा। आपके पास लहंगा है और लहंगा को आप दिखा नहीं रहे, ऊपर से साड़ी पहन लीजिएगा, कहाँ से अच्छा लगेगी लड़की लोग? तो सुंदर दिखेगी। सुंदर दिखने के लिए आपको सुंदरता को दिखाना पड़ेगा, अब छुपा के रखने से नहीं होगा। यहाँ पे आपको श्रृंगार करना है आंसर राइटिंग में, हमेशा रखिए आंसर राइटिंग दुल्हन की तरह है भाई। अब देखिए समस्याएं मौजूद थे जिस कारण लोगों ने शहरों की ओर बेहतर रोजगार, उच्च आय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं की तलाश में प्रवासन किया। क्या कारण था? ये सब रीजन था। इस कारण से क्या होगा कि लोगों ने शहरों की ओर बेहतर रोजगार, उच्च आय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में प्रवासन किया। मतलब लोग वहाँ से चले गए गाँव की ओर। अब जैसे गाँव में से लोग शहर की ओर आएंगे तो शहर विकास करेगा, शहर बढ़ेगा, शहर में जनसंख्या भी बढ़ेगा। अब यहाँ आ जाइए प्रशासनिक और राजनीतिक कारक। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? प्रशासनिक और राजनीतिक कारक। स्वतंत्रता के बाद नई राजधानी दिल्ली का विकास हुआ। स्वतंत्रता से पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। कलकत्ता से दिल्ली कब ले गए? ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, उसमें भारत का वायसराय कौन था। तो स्वतंत्रता के बाद नई राजधानी दिल्ली का विकास, राज्य की राजधानियों का विस्तार, जिला मुख्यालयों की स्थापना के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपकरणों के कारण नगरों का तीव्र विस्तार हुआ। क्या रीजन रहा कि स्वतंत्रता के बाद नई राजधानी बनी, दिल्ली का विकास हुआ, राज्य की राजधानियों का विस्तार हुआ, जैसे पटना हो गया बिहार की राजधानी, उसका विकास किया गया। इस तरह बहुत सारे आप देखे होंगे, उसका विकास किया गया। जिला मुख्यालयों की स्थापना की गई के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपकरणों के कारण नगरों का क्या हुआ? तीव्र विस्तार हुआ। दोस्तों परिवहन और संचार सुविधाओं का विकास, परिवहन और संचार सुविधाओं का विकास, सड़क, रेल, हवाई परिवहन का विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी और संचार क्रांति, इन सुविधाओं ने नगरों को आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना दिया, जिससे नगरीय जीवन अधिक आकर्षक हुआ। आज भी आप देखते होंगे तो गांव के मामले में, गांव का सड़क भी बहुत सुधर गया है, लेकिन गांव के मामले में खाली सड़क थोड़ा बढ़िया होगा, मतलब शहर और गांव का जो सड़क है कहीं ना कहीं दोनों जो है अब बढ़िया हो गया है। लेकिन रेल आपको गांव में नहीं मिलेगा, आपको रेल जो है शहर में मिलेगा। हवाई परिवहन का विस्तार, हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा आपको? एयरपोर्ट, वो भी आपको शहर में मिलेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी, ये भी आपको शहरों में गाँव के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद संचार क्रांति हर जगह बराबर हो गया, लेकिन आज भी गाँव जो है
थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इन सुविधाओं ने नगरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया, जिससे नगरीय जीवन अधिक आकर्षक हो। आज़ादी के बाद अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्रीकरण। क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्रीकरण। विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, तकनीकी संस्थान, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, इन सुविधाओं का बड़ा भाग नगरों में स्थित होने के कारण लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए नगरों में बसने लगे। आज भी आप देखते होंगे बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी गांव में नहीं है, शहर में है। मेडिकल कॉलेज शहर में है, तकनीकी संस्थान शहर में है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वो भी कहाँ है? शहर में है। तो इन सुविधाओं का बड़ा भाग कहाँ हो गया? नगर में स्थित होने के कारण लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कहाँ बसने लगे? नगर में ही बसने लगे। सेवा क्षेत्र का विस्तार। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद बैंकिंग, बीमा, पर्यटक, रियल एस्टेट, IIT एंड BPO सेवा क्षेत्र मुख्यतः नगरीय केंद्रीकृत है। अब देखिए क्या है, 1991 का जो है आपका जानते होंगे कि आर्थिक सुधार जो आया मनमोहन सिंह, उसमें हमारे देश के जो है क्या थे, तो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। LPG जो आया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आपका आंसर हम करवाएंगे इकोनॉमिक्स में, वो है और क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद बैंकिंग, बीमा, पर्यटक, रियल एस्टेट, IIT एंड BPO सेवा क्षेत्र मुख्यतः नगरीय केंद्रित है, मतलब नगर में ही इसका विकास हुआ दोस्तों, जिसने मेट्रो शहरों और द्वितीयक नगरों के तीव्र की गति बढ़ाई। जिससे क्या हो गया? मेट्रो शहर का स्थापना हुआ, शहर और द्वितीयक नगर, शहर के साथ जो द्वितीयक नगर थे उसका विकास हुआ और तीव्र गति से बढ़ता चला गया। अब देखिए नगरीय क्षेत्रों का प्रशासनिक वर्गीकरण। अब यहाँ समझिए, कई ग्रामों को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब कहाँ पे है? ये शहर में ही है, लेकिन कहीं न से गांव से डेवलप किया गया है। तो कई ग्रामों को नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में परिवर्तित किया गया, इससे सांख्यिकी रूप से नगरीकरण की दर में वृद्धि हुई। क्या हो गया? इससे दर में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा? कई ग्रामों को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में परिवर्तित किया गया, इससे सांख्यिकी रूप से नगरीकरण की दर में वृद्धि दर्ज हुई। अब देखिए इस तरह का ना आप डायग्राम बना दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहले जो 8वां नंबर पॉइंट है वो कंप्लीट कर देंगे आपको। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, इसको तो बीच में ही डालिएगा। बीच में डालने से क्या होगा ना कि एग्जामिनर जो है देख लेगा कि हाँ भाई अपना जो है इंडिया का मैप बना दिया है, डायग्राम बना दिया है, यानी इसको नॉलेज है, उसको बीच में ही डालिएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षा के प्रसार से सोच में बदलाव। जैसे एजुकेशन आएगा ना, आप जैसे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, JPSC निकाल रहे हैं, अब यदि आपका JPSC फाइनल होता है ना, या JPSC नहीं फाइनल होगा ना, यदि आप पूरा JPSC का सिलेबस पढ़ लीजिएगा ना, JPSC का सिलेबस जो बच्चा पूरा कंप्लीट कर लिया ना, वो समाज को एक अलग नज़र से देखेगा। दोस्तों मेरा भी सपना था ना कि हम JPSC निकालें और गाँव घर में डेवलप करें। मेरा विचार था, मेरा सपना था कि कम से कम 1 लाख पेड़ लगाना और 1000 लड़की का नौकरी लगाना। लेकिन किसी कारणवश से जो है हम 3 बार JPSC प्रीलिम्स निकालें और 3 बार मेंस नहीं लिख पाए। तो सोचिए कि 3 बार JPSC प्रीलिम्स देना, 3 बार मेंस निकालना, 10 साल मेरा चला गया। लेकिन 10 साल में ना मेरा सपना नहीं मरा, और वही सपना की वजह से क्या ना हम आप लोग से जुड़ पा रहे हैं। हम ठीक है, मेरा जो है JPSC नहीं निकला, हम नहीं दे पाए, मेरा अलग रीजन था, कुछ कारण था हम नहीं कर पाए, लेकिन मेरा सपना तो जिंदा है ना कि 1000 लड़की का नौकरी लगाना। अब 1000 लड़की यदि मेरा वीडियो देख के कंटेंट उनको मिल रहा है, और ये कंटेंट अभी स्टार्टिंग जोन में आप लोग हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम खत्म होगा, पूरा JPSC का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री से लेकर लास्ट में आपका साइंस एंड टेक तक आपको हम कंप्लीट नोट्स देंगे, सब मेरे पास है, सब कंटेंट है, आपको चिंता नहीं करना। अब जुड़े रहिए, जुड़िए और लोगों तक हमको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है। तो सपना जब बड़ा होता है ना तो लोगों को ज़रूरत पड़ता है, और आप लोग जब जुड़ेंगे ना दोस्तों तो बहुत मज़ा आएगा, और जो मेरा सपना है कहीं ना कहीं वही पूरा हो जाएगा। तो चलिए, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो, ये बात करते हैं शिक्षा। जैसे आपका यहाँ वीडियो आप बन जाते हैं ना, या JPSC निकालते कोई पोस्ट में जाते हैं ना, या नहीं भी जाते हैं ना, तो आप समाज को अलग नज़र से देखेंगे, आपका सोच अलग हो जाएगा, आपका जो है नज़रिया अलग हो जाएगा। आप गांव में ही रहेंगे ना, लेकिन गांव को अलग एंगल से देखेंगे, तो आपका जो है ना सोचने का तरीका, हमेशा लोग बोलते हैं ना कि तैयारी करना चाहिए UPSC का, मतलब सिविल सर्विस का, या स्टेट PCS का कीजिए, UPSC कीजिए। इससे क्या होगा ना, आप गरीबी में भी ना आप राजकुमार की तरह जिंदगी गुजार लीजिएगा। तो थोड़ा सा मेरे बात को समझिए, तैयारी कीजिए सिविल सर्विस का, बहुत मजा आएगा। आपका नज़रिया देखिए, आंसर राइटिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं उसको लिखना है, तो जिस तरह आपका सोच होगा उस तरह आप आंसर राइटिंग कीजिएगा। तो जितना जल्दी आप सोच को चेंज कीजिएगा, आपका आंसर राइटिंग उतना बढ़िया होगा। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, शिक्षा के प्रसार से सोच में बदलाव, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर झुकाव,
और आधुनिक जीवन शैली में आकांक्षा। देखिए, शिक्षा के प्रसार में सोच में बदलाव हो गया। अब गांव में क्या है कि आपका लोग संयुक्त परिवार बनाते हैं, लेकिन शहर में क्या है, एकल परिवार की ओर झुका हो गया। अब जहाँ एकल परिवार होगा ना, वो परिवार अपने आप जो है आगे बढ़ेगा। आधुनिक जीवन शैली की आकांक्षा, लोग जो है मॉडर्नाइजेशन की तरह जिंदगी गुजारने लगे। अब ये हो गया 8वां पॉइंट कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, इसको ना आप और भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखे हैं ताकि हमको आप यहाँ पे बहुत कुछ डाल सकते थे। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद दिखा दिए, मुंबई दिखा दिए, फिर मदुरै, हैदराबाद, फिर आसनसोल, रांची, इलाहाबाद। यहाँ पे और भी आप डाल सकते हैं जो यहाँ हम लोग पढ़े हैं पीछे अभी। तो इस तरह करके आप बहुत सारी चीज़ यहाँ डाल सकते हैं, आपको जितना डालना है वो डाल दीजिएगा। लेकिन हम आपको समझा दिए कि आप इस तरह का एक मैपिंग करके, इस तरह का आप नीचे लिख के भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र इस तरह के डालिएगा। इससे आपका जो है कि ई वाला काम हो गया आपका इस राइटिंग में, और दूसरा ई वाला जो हो गया आपका जो आपका करंट जो डेटा हो गया, ई ना आपका औरों से 7-8 नंबर आपको दिला देगा आगे। यदि आप नॉर्मल आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका 40 में 20-22 मिलेगा, लेकिन यदि आप बढ़िया से कंटेंट डाल दे रहे हैं तो आपका 30-32 तक स्कोर चला जाएगा। तो सोच लीजिए कि 30-32 कितना नंबर होता है। तो आपको हमेशा कंटेंट को ध्यान रखना है, और ज़्यादा नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार लिखना है दोस्तों। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको निष्कर्ष हमेशा अपने विचार से, अपने सोच के आंसर के अकॉर्डिंग लिखना है। निष्कर्ष, स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र नगरीकरण, आर्थिक विकास और आधुनिकता का अनिवार्य परिणाम रहा। क्या हो गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र नगरीकरण, आर्थिक विकास और आधुनिकता का अनिवार्य परिणाम रहा। उपरोक्त कारणों ने नगरों को विकास के केंद्र में ला खड़ा किया। इस सब कारण क्या हो गया कि नगर को विकास के केंद्र में खड़ा कर दिया। हालांकि यह प्रक्रिया भारत की विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। क्या है, अब देखिए, बिना नगर का भारत का विकास संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन अनियोजित शहर, अब ये जो हम लोग देखे ना ऊपर का स्टार्टिंग, ये पॉजिटिव पॉइंट था, आपको नेगेटिव भी लिखना है निष्कर्ष में। स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र नगरीकरण, आर्थिक विकास और आधुनिकता का अनिवार्य परिणाम रहा। उपरोक्त कारणों ने नगरों को विकास के केंद्र में ला खड़ा दिया। हालांकि यह प्रक्रिया भारत की विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। लेकिन अनियोजित शहर, अब जो शहर है वो प्लान्ड नहीं है, यहाँ वहाँ बस गया है, तो इसे अनियोजित शहर है। नगरीकरण ने कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या उत्पन्न कर दी। देख रहे हैं नगरीकरण जहाँ जहाँ है वहाँ पेड़ पौधे कम है, जंगल का जो कमी हो गया, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे धुआं जो फैक्ट्री का निकल रहा है वो आपका जो है समस्या है। अतः आवश्यकता है कि अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग इंट्रोडक्शन निष्कर्ष में, कि आपका दिखाएं कि किस तरह प्रॉफिट हुआ, क्या रीजन है कि जो है उसको और हम लोग अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ देना आपका सुझाव। अंततः आवश्यकता है कि समावेशी, सतत और नियोजित नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। अतः आवश्यकता है कि समावेशी, सतत और नियोजित नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि नगर विकास के इंजन, किसका इंजन, विकास का इंजन बनने के साथ साथ मानव जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके। दिख रहा है आपको यहाँ जो निष्कर्ष लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा, जो आपका क्वेश्चन है उसी के अनुरूप लिखा गया है। जो नगरीकरण का जो फायदा है उसको लिखा गया, नगरीकरण का जो लॉस है उसको लिखा गया, और नगरीकरण को समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं उसको भी लिखा गया। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया निष्कर्ष में ही। तो इस तरह को आपको लिखना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र नगरीकरण, आर्थिक विकास और आधुनिकता का अनिवार्य परिणाम रहा है। उपरोक्त कारणों ने नगरों को विकास के केंद्र में ला खड़ा किया। हालांकि यह प्रक्रिया भारत के विकास यात्रा का अभिन्न अंग है, लेकिन अनियोजित शहर नगरीकरण ने कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न किया। अतः आवश्यकता है कि समावेशी, सतत और नियोजित नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि नगर विकास के इंजन बनने के साथ साथ मानव जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके। तो आज का जो आंसर राइटिंग है आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गया। और अगला जो आप आंसर राइटिंग आपको मिलेगा, आपको बता दे रहे हैं पहले, आप थोड़ा तैयार रहिएगा पढ़ उड़ के। तो देखिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। अब ये 5वां पढ़ेंगे जो झारखंड वाला सेशन होगा। झारखंड में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका कंटेंट जो है बहुत अधिक नहीं दिया है, हम भी इसका जुगाड़ कर रहे हैं, अभी लिखेंगे इसको, यहाँ वहाँ से बहुत सारा बुक्स को फॉलो करके इसको लिखने का काम किया जाएगा। इसको टाइम तो लगेगा, लेकिन कंटिन्यू बेसिस पर आपको वीडियो मिलता जाएगा। दोस्तों जो नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है, मेंस की तैयारी कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कर पा रहे हैं सपोर्ट कीजिए, और लोगों तक वीडियो को फैलाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक सबको जोहार, जय झारखंड।